अन्नपूर्णा जी, आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले झारखंड को लेकर ही करेंगे, क्योंकि आप कोडरमा से सांसद चुनकर आई हैं, वहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है। 25 साल का जो सफर है, कैसे देखती हैं आप झारखंड के? देखिए, झारखंड प्रदेश को बनाने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके समय में ही, उनके कार्यकाल में ये बना। वर्षों से झारखंड अलग की मांग झारखंड वासियों के द्वारा हो रहा था। तो मैं आज कुछ भी बोलूं उसके पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती हूँ कि एक दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण किया और 25 वर्षों का सफ़र झारखंड प्रदेश में बनिस्पत जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद यहाँ के युवाओं का सपना था रोजगार के अवसर खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि एक एक व्यक्ति का नए राज्य बनने के बाद जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा में खरा नहीं उतर पाया। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें चूँकि राज्य में स्थायी सरकार ना होना भी इसका एक बड़ा वजह है। लेकिन फिर अगर हम देखते हैं तो पिछले कार्यकाल माननीय रघुवर दास जी के समय की बात अगर हम करें तो एक स्थायी सरकार बनने के बाद उस समय राज्य को एक गति मिली, रोजगार के अवसर मिले, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों का आने की भी शुरुआत हुई, यानी एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक माहौल मिला। और उस समय जिस तरह से लग रहा था कि राज्य अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है और राज्य में निवेशकों की संख्या भी आने लगी थी। और फिर उस 5 वर्ष के बाद, उसके बाद की अगर बात अभी हम करें तो कहीं ना कहीं फिर हम पीछे दिनों की याद दिलाती है। तो आज खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड प्रदेश राज्य पूरे देश के अंदर बहुत ही समृद्ध राज्य बन सकता था, लेकिन आज ये नहीं हो पाया। खनिज संपदा से परिपूर्ण, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। जो अपेक्षा नवयुवकों ने की थी, जो सपना नवयुवकों ने देखा था, जो यहाँ की महिलाओं की अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षा में सरकार खरी नहीं उतर पाई। और आज हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में आज भी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। और आज भी झारखंड के युवा, चाहे वो शिक्षा अध्ययन करने के लिए हो, रोजगार के लिए हो, आज भी पलायन बदस्तूर जारी है। हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, बेटियों के साथ बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये 25 वर्षों का सफ़र, राज्य जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकता था, खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य झारखंड प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के रूप में विकसित हो सकता था। विकास, हर और चहुमुखी विकास राज्य में हो सकते थे, उन सारी चीज़ों की कमी रही और आज हम अभी भी अपेक्षा करें तो बहुत पीछे हैं। केंद्र की तरफ से, आपके मंत्रालय की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, खासतौर पर बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, और जो महिलाएं हैं उनका असर ज़मीनी स्तर पर झारखंड में कितना नज़र आता है अभी आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प महिलाओं के नेतृत्व में विकास, और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ जी। और इसका रिजल्ट हमें दिखता है। एसआरबी में अगर हम देखें तो काफ़ी कमी आई है। आज महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति एक सकारात्मक सोच समाज के अंदर डेवलप हुआ है। और आज बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद से सुकन्या समृद्धि योजना और उसके साथ साथ कई ऐसी योजना, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ले स्टेम की बात करें तो उसमें भी हमारी बेटियां, पूरे विश्व में देखें तो बेटियों का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आज जो सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, इस तरह की योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से
लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, इस तरह की अनेकों योजना के माध्यम से आज हमारे महिलाओं को सशक्त करने, मजबूत करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से महिला बाल विकास विभाग की ओर से भी जो हमारी महिलाएं हैं, संकट में फंसी महिलाएं हैं जी, तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था प्रत्येक जिले में है। एक तो प्रत्येक जिले में है ही, किसी किसी जो बड़े जिले हैं वहाँ 2 भी हैं। तो उसके माध्यम से किसी तरह की उन्हें आवश्यक सुविधा चाहिए, कोई उन्हें मदद चाहिए, चाहे वो लीगल हो या फिर हेल्थ रीजन का हो या फिर अन्य कोई भी सुविधाएं, या टेम्पररी उनको रहने का शेल्टर भी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था होती है 181 के माध्यम से। जो हेल्पलाइन नंबर है वो कॉल करके उसमें भी 24/7 181 नंबर से जो दिक्कतें होती है उससे हम उसका समाधान करते हैं। मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण भी पूरे देश स्तर पर और झारखंड प्रदेश में भी लगभग 9 हॉस्टल यहाँ पे भी दिया गया, स्वीकृति दी गई है, ताकि जो हमारी कामकाजी महिलाएं हों उनके लिए एक अच्छा सुरक्षित स्थान हो जहाँ पे वो काम कर सकती है। तो इस तरह अनेक योजनाओं के माध्यम से बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम देखें तो आंगन से लेके अंतरिक्ष तक बिल्कुल हमारी बेटियां जा रही है। सिर्फ अवसर की आवश्यकता है और उन्हें जब ये अवसर मिल रहा है तो ये परचम लहरा रही हैं। और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कई दशकों से ये आ नहीं पाया था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के वजह से ये लोकसभा राज्यसभा में ये पास भी हुआ। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से भी अब हमारे सर्वोच्च संस्था में भी अब महिलाएं बैठकर निर्णय लेंगी, नीति बनाएंगी। और जो महिलाओं के नेतृत्व में विकास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को भी पूरा करने में और विकसित भारत के लक्ष्य को भी 2047 का जी, उसमें भी उनकी अहम भूमिका होगी। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि महिलाएं रसोई घर से बाहर निकल के अब पूरे देश का नाम रोशन कर रही है, पूरी दुनिया में, जैसा आपने खुद कहा कि अंतरिक्ष तक। और साथ ही आज अगर हम देखें तो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उस पर भी एक महिला ही विराजमान है, जो एक जीती जागती मिसाल है महिला सशक्तिकरण की, और कई मैसेज भी देती है, संदेश भी देती है। लेकिन एक अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की जाती हैं उस दौरान जो समन्वय है राज्य सरकार के साथ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़मीन पर उतरने के लिए। तो क्या आपको इस समन्वय में कहीं कमी नज़र आती है? देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा कृतिका जी आपने की कि ये कई बार, चूँकि ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि इस राज्य, इस प्रदेश से आते हैं और हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला बाल विकास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, बिल्कुल, संभालने का अवसर मिला है। तो कई बार राज्य सरकार से, चूँकि मुझे भी, अब जब मैं इस राज्य से हूँ, राज्य की क्या समस्याएं हैं, परेशानियां क्या हैं, चुनौतियां क्या है, इसको बखूबी जानती हूँ। तो मेरा भी ये हमेशा से रहता है कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उस योजना का सही ढंग से लाभ राज्य के लोगों को भी मिले, झारखंड प्रदेश को भी मिले। लेकिन सरकारी स्तर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये समन्वय में परेशानी होती है और जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार का सहयोग नहीं हो पाता। आज सक्षम 3 मिशन महिला बाल विकास विभाग में चलते हैं। सक्षम मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से ये हमारा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी स्वीकृति मिली है, तो सक्षम हो उसको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। लेकिन जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए राज्य सरकार उस रफ्तार के साथ नहीं कर रही है और बार बार कुछ ऐसी योजनाएं जिसको कि बार बार बताना पड़ता है लेकिन अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाता। हमें लगता है कि अगर ये प्रत्येक राज्य, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब तक राज्य का विकास नहीं होगा, हम जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, हम उस संकल्प को तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए राज्य का विकास बहुत ही जरूरी है। इसलिए लगातार भारत सरकार की ओर से हम राज्यों के साथ बैठकें करते हैं, राज्यों के साथ या वर्चुअली मीटिंग भी करते हैं, तो उसके माध्यम से कि भाई जो आपके फंड है आप उस फंड का यूटिलाइज समय पे करें ताकि हम उसको दे सकें। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं
झारखंड प्रदेश में काफ़ी आती है और लगातार हमें अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ता है। हमारे अधिकारी भी लगातार यहाँ बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम झारखंड काफ़ी पीछे है और मन इससे दुखी हो जाता है कि इस राज्य से चूंकि मैं आती हूँ तो मुझे लगता है जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका सही ढंग से राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करे, नीचे तक पहुंचाए और जो पात्र लाभार्थी हैं उन तक उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि हर एक कदम जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सीढ़ी से सीढ़ी जुड़ी होती है और तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे समय रहते ही। लेकिन इसके साथ ही जो जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया ड्रोन दीदी का या लखपति दीदी का या जो स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के आर्थिक तौर पर भी मजबूत भी हो रही हैं, अपने परिवार का सहारा भी बन रही हैं। ऐसे में जब आप खुद जमीनी स्तर पर जाती हैं तो महिलाओं की तरफ से किस तरीके का रिप्लाई मिलता है आपको? नहीं, आज महिलाएं खुश हैं क्योंकि महिलाओं के अंदर जो काफ़ी वो कॉन्फिडेंट है कि आज केंद्र में हमारे एक भाई, एक अभिभावक के तौर पे प्रधानमंत्री जी हैं और महिलाओं के नेतृत्व में विकास ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। उसी को केंद्र में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो एक लक्ष्य लखपति यानी 3 करोड़ लक्ष्य था, बट 6 करोड़ लोग बहनों को लखपति दीदी बनाने का है, लगभग 3 करोड़ बन चुके हैं। बिल्कुल 10 करोड़ महिलाएं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। आज ड्रोन दीदी हमारी महिलाएं बन रही हैं। यानी कि हम देखें तो इन सारे हस्तक्षेप के बाद महिलाएं सशक्त रूप से घर से बाहर आ रही हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और वो हर एक क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो अगर महिला पायलट की बात आप करेंगे तो 5% है, लेकिन भारत की बात करें तो 15% महिला पायलट है। तो यानी कि ये जब अवसर मिल रहा है तो बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं। मुद्रा योजना में हम देखेंगे तो लगभग 60% से ज़्यादा हमारी महिलाओं को उसमें लाभ मिला है और जिसके माध्यम से सिर्फ वो काम माने रोजगार कर नहीं रही बल्कि रोजगार देने वाली बन रही है। स्टार्टअप है, स्टैंड अप इंडिया है, उसके साथ आप देखेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना है। अभी पिछले दिनों SC/ST महिलाओं के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक स्कीम लाया, उसमें भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको भी कम दर पर उन्हें भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो काम कर सके। तो यानी कि शिक्षा से लेके हर एक क्षेत्र में आज हमारी बेटियों को जब अवसर मिल रहा है तो हर चुनौतियों से, हर बाधाओं से निपटते हुए वो आगे बढ़ रही हैं और बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट भी दे रही हैं और उनको विश्वास है, वो एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वो काम कर रही हैं। और इस बार अगर हम देखें तो इस बार के बजट में भी C-Mart का भी अनाउंस माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। तो C-Mart के माध्यम से आज लोकल से ग्लोबल मार्केट कैसे, उससे सरकार कैसे उनको समन्वय स्थापित कर सके, उसकी व्यवस्था की गई है कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम देखें तो ODOP योजना के माध्यम से भी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें भी जो हमारी बहनों के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा या लोकल आर्टिजन्स के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं तो उसको कैसे हम ग्लोबली मार्केट में उसको ले जाएं। तो हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं भारत सरकार के माध्यम से मिल रही है और आज महिलाएं खुश हैं, महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही है और हर एक क्षेत्र में पूरे देश के अंदर हम देखें तो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। अब ये नेतृत्व करने की जो क्षमता उनके अंदर आई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनधन की बात करें, पहले महिलाओं के खाते नहीं हुआ करते थे, जनधन अकाउंट के माध्यम से सीधे जब लाभ उनके पास आता है तो उस पैसे का भी वो सदुपयोग करती हैं, बच्चों के या फिर कहीं ना कहीं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो मदद करती है। यानी कि हर तरह की सुविधाएं आज 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और ये उनका जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो उद्देश्य है उसके तहत कि महिलाएं आगे बढ़कर काम करें। और आज ये हम सबको देखने को भी मिला है, कहीं ना कहीं भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है तो उसमें हमारी महिलाओं का भी अहम रोल रहा है। बिल्कुल, महिलाओं का अहम योगदान है भी और इसका जीते जागते भी उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि महिलाओं ने ही पूरा उसका नेतृत्व किया था।
जो एक कहीं ना कहीं जीती जागती मिसाल भी, और कई सारी हमारे देश की जो बेटियां हैं उनके अंदर एक प्रेरणा भी दी कि वो भी आए और डिफेंस के क्षेत्र में वो भी अपना योगदान देश में दें। लेकिन इसके साथ ही जो कदम केंद्र सरकार की तरफ से भी पीछे कुछ सालों में उठाए गए, अगर ये कदम और पहले उठाए जाते तो शायद आज महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। क्या आपको लगता है देखिए ऐसा? बिल्कुल, पिछले दिनों जिनका नेतृत्व रहा तो उनका एक ही नारा गरीबी हटाओ का नारा था। तो सिर्फ नारा से कुछ नहीं होता, उसके लिए संकल्प चाहिए, उसके लिए नेतृत्व की क्षमता चाहिए, नेतृत्व करने वाले की क्षमता चाहिए, उनकी नीति चाहिए। आज देश के अंदर नेता भी है, नियत भी है और काम करने के लिए वो तत्पर भी हैं। तो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक ऐसा लीडर मिला है, एक ऐसे उनको नेतृत्वकर्ता मिले हैं कि आज एक जनसेवक के रूप में, आज एक आम जन की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित हैं और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक लगातार 2014 से अगर अभी तक देखें तो बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन छुट्टी लिए लगातार आम जन के लिए सोचते हैं, आम जन की चिंता करके कैसे उनका काम हम कर सकते हैं। आज किसी ने नहीं सोचा कि आज महिलाओं की गांव में क्या समस्याएं होती है। जब शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की चर्चा हुई तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि गांव में कितना बड़ा असर इसका हुआ है कि आज हमारी बहनों के जो स्वच्छ भारत के तहत शौचालय मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि महिलाएं उसका लाभार्थी अधिकतर महिलाएं हैं, उज्ज्वला योजना जी कहने को बहुत ही छोटा कि गैस का दिया, लेकिन आज जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी उन कितनी सारी मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ती थी, बीमारियां होती थी, समय से पूर्व बीमारियों से ग्रस्त होकर कहीं ना कहीं कितने लोग काल के गाल में समा गए। तो निश्चित तौर पे इन सारे छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद देश में दिया, तो जिसके वजह से एक क्रांति आई, सामाजिक जागरूकता आई, एक बड़ी क्रांति आई और जिससे आज हमारी महिलाओं को एक अच्छा एक अवसर मिला है, वो सम्मान के साथ जी सकती हैं। और उसके बाद फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना, पहले भी हमने आपको बताया जी, तो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, तो कई ऐसी योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने का काम किया। आज हमारी बेटियों की बात करें तो सैनिक स्कूल में बेटियों की दाखिला नहीं होता था, सैनिक स्कूल में उनके द्वार खुले। आज रक्षा हो, सुरक्षा हो, हर जगह आज बेटियां आगे बढ़कर काम कर रही है और हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा कि 2 बेटियां आगे लीड कैसे वो ले रही हैं। तो यानी कि आज ये भारत है, आज ये नया भारत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत है, उनके संकल्पों का भारत है कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हम जनधन की बात हुई, हम सोच नहीं सकते थे, आज यूपीआई की हम चर्चा करते हैं, पूरे विश्व में आज भारत सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला यूपीआई, यानी कि डिजिटल क्रांति आई। लोगों को जब अवसर मिल रहे हैं तो उस अवसर का सदुपयोग करके आज हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ रही है और देश आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, डिजिटल क्रांति का हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और अगर हम कहें कि कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ये जो छोटे छोटे कदम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उठाए गए, फिर चाहे वो योजनाओं की बात करें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका एक बड़ा बदलाव हमें आज दिख भी रहा है पिछले 10 सालों के अंदर, और आगे भी ये बदलाव एक बड़ी क्रांति का रूप भी लेता हुआ नजर आएगा। झारखंड में आप इसको कहाँ देखती हैं? आज झारखंड कहाँ खड़ा है इन सब योजनाओं को लेकर के? महिलाओं की स्थिति क्या है झारखंड में आज? देखिए, झारखंड बिल्कुल हम देखें तो झारखंड में भी आज हमारी महिलाएं, आज भी बहुत दुख होता है जब झारखंड की बात करते हैं, चूँकि आज जो योजनाएं चलाई जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेसिकली एक सामाजिक मतलब जागरूकता ये कार्यक्रम था। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि अब बेटियां बोझ नहीं हैं, अब बेटियां हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे करते हैं, और इसका हमें लाभ भी मिला।
लेकिन अगर झारखंड में आज भी देखें तो ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत बड़ी चुनौती आज बिल्कुल। ट्रैफिकिंग की है। आज हमारी बेटियों को काम के बहाने बड़े बड़े शहरों में दूसरे स्थानों में ले जाया जाता है और बेटियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो ये मन को पीड़ा देने वाला है। और इसमें हमेशा जो जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर हम सही ढंग से उस योजना को नीचे तक हम ले जाएं, ग्रामीण सुदूरवर्ती पंचायतों तक अगर हम ले जाएं, जी। तो निश्चित तौर पे आज हमारी बेटियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें जलालत झेलनी नहीं पड़ेगी। तो आज राज्य सरकार की कमी के वजह से, राज्य सरकार की उदासीनता के वजह से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो केंद्र की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना का सही लाभ लोगों तक नहीं मिल रहा है। कौशल विकास के माध्यम से हम ट्रेनिंग करके बेटियों को रोजगार देने की हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का और इसके तहत जी। ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन हम देखें तो राज्य में आज उसकी स्थिति सही नहीं है। अगर सही ढंग से इस पर कार्य होते तो निश्चित तौर पे ये और बेहतर हो सकता था। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ही बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे अवसर है। आज पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत भी लगभग 18 प्रकार के कारीगर है, उसके माध्यम से हम बेटियों को सशक्त हम कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार उदासीन है और इन योजनाओं का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नीचे स्तर पर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आज ये समस्याएं आज भी हमारे यहाँ बरकरार है कि आज भी अगर गांव में हम जाएंगे तो ट्रैफिकिंग की समस्या है। जी। आज लोग आते हैं, आप देखे होंगे पिछले दिनों कैसे बच्चा चोर बिल्कुल बिल्कुल की बहुत जोर से मतलब यहाँ पे चल रहा था। कई जगह रांची में ही जहाँ पे मुख्यालय है, जहाँ सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, बगल में बच्चे की चोरी होती है और उसके बाद कितनी मशक्कत के बाद वो बच्चे बरामद होते हैं। तो इस तरह लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। एक तरफ बच्चे चोरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिकिंग की भी बात है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सजग अगर होती, राज्य सरकार अगर इसको लेकर गंभीर होती तो शायद इस तरह की समस्याएं नहीं आती और आज ये परेशानी भी हमें नहीं झेलना पड़ता। इन समस्याओं का जिक्र मैं करने भी वाली थी लेकिन आपने पहले कर दिया। जैसे मानव तस्करी की बात करी आपने, बाल श्रम भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, बच्चा चोरी, ये सब जो समस्याएं हैं इनको खत्म करने के लिए ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए राज्य सरकार को? अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आप राज्य सरकार में होती तो क्या कदम उठाती हैं आप? नहीं, एक तो राज्य सरकार के अंदर क्योंकि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी है, यानी कि कई ऐसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जी, कई ऐसी संस्थाएं हैं। एक तो उसके माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक लोगों को जागरूक करें। आज हम चाहते हैं कि जैसे पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, लगभग 50% से ज़्यादा अगर देखेंगे तो वहाँ पे महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो पंचायत के प्रतिनिधि को भी जागरूक करना है, सरकार को उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना है, सरकार की योजना से उन्हें जागरूक करना है और उनको सहयोग देने की आवश्यकता है कि आप सहयोग देंगे तो इन सारी चीज़ों से शायद राज्य को मुक्ति मिलेगी। आज ट्रैफिकिंग हो या फिर बच्चा चोरी हो या तस्करी की बात हो, बड़े पैमाने पर तस्करी रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो बस स्टॉप में देखेंगे तो बच्चों को ले जाया जाता है। तो इससे गांव स्तर पर बड़े पैमाने पर जो ट्रेडिशनल एक तो हमारे रोजगार भी हैं उसको बढ़ावा देना है। जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जागरूक करके वहाँ हम रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे। और इन सारे चीज़ कहीं ना कहीं इसमें सीधे ये बात आती है, जो ट्रैफिकिंग की समस्या जब अभिभावक से आप बात करने जाएं तो कहीं ना कहीं रोजगार की चर्चा होती है। बिल्कुल। तो जो इतना समृद्ध हमारा प्रदेश है, अगर सही ढंग से आज इस प्रदेश के अंदर अगर सरकार चाहती तो निश्चित रूप से इसको और बेहतर हम कर सकते थे। तो आज रोजगार के क्षेत्र में सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो नौकरी की बात जब होती है झारखंड सरकार में तो हर एक बार आप देखेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली होती है। उसमें हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, मेहनत करके पेट काट के वो उनको पढ़ाते हैं इसी उम्मीद के साथ कि
वो किसी न किसी स्तर पर उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी जी। लेकिन उसका हक कोई और छीन ले जाता है। तो ये दुर्भाग्य है राज्य के लिए। लोगों का चूंकि पहले मतलब ऐसा एक माहौल पहले अच्छा बना था कि निवेशक आ रहे थे, लेकिन जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, बहुत सारे निवेशक उस समय आ रहे थे, एमओयू किए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा राज्य के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं स्थापित हुआ है। आज लोग, प्रशासन बड़ी चुनौती है, पुलिस बड़ी चुनौती है, जिसके वजह से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें लगता है राज्य सरकार को उन सारी चीज़ों, एक रोड मैप बनाना चाहिए, बेहतर शासन प्रशासन के साथ जो समृद्ध राज्य है, निश्चित रूप से इसका लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए काम करना चाहिए। आपके पास में महिला बाल विकास मंत्रालय है, तो ऐसे में कुपोषण को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जमीनी स्तर से इसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाए? बिल्कुल, ये प्रश्न, चूंकि कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने लक्ष्य भी लिया है, और कुपोषण मुक्त भारत के लिए हमारे कई विभाग के माध्यम से कई कार्यक्रम, पहले तो हमारे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि आंगनवाड़ी केंद्र, जो पूरे देश में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी महिलाएं वर्कर हैं, हेल्पर हैं, उनके माध्यम से पोषण ट्रैकर ऐप है, उस ऐप के जरिए हम उसकी मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके उसकी हम व्यवस्था करते हैं टीएचआर के माध्यम से। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी हम देखते हैं, धात्री माता है उनको भी हम देखते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उनको हम देते हैं पूरक पोषाहार के रूप में। और उसके साथ साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम सेम मेम बच्चों की हम पहचान भी करते हैं, उनके लिए भी अलग से सुविधाएं दी जाती है। जन जागरूकता के माध्यम से हमारे पोषण माह और पोषण पखवाड़ा साल में 2 बार 2 कार्यक्रम होते हैं, सितंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल में होते हैं पोषण माह और पोषण पखवाड़ा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से थीम आधारित ये कार्यक्रम है। पोषण माह 1 महीने का चलता है। जन जागरूकता के माध्यम से हम चाहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा हो, सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में भी जाने, और कैसे जो कुपोषण बड़ी एक चुनौती है, इस चुनौती से मुक्ति पाई जा सके, इसके लिए खान पान में व्यवहार परिवर्तन के लिए हम उसमें करते हैं। थीम आधारित है तो यानी कि चीनी कम लेना है, मोटापे, एक तरफ मोटापे की समस्या है तो दूसरी तरफ कुपोषण, यानी कि कई चुनौतियां हैं, तो थीम आधारित कार्यक्रम करते हैं और करोड़ों इसमें लोग भाग भी लेते हैं। इसका हमें लाभ धीरे धीरे मिल भी रहा है। हम श्रीअन्न को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, श्रीअन्न के माध्यम से उसमें हर तरह की प्रोटीन और पोषण से भरपूर वो भोजन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। पोषण वाटिका जो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी है, सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से हम एक आरओ वाटर यानी शुद्ध पेयजल मिल सके, एक पोषण वाटिका हो जिसमें कम से कम कुछ जो पोषण से संबंधित, जैसे छोटे सब्जी के या सहजन, जो कि उसमें हमेशा चाहे पत्ता भी उसका लाभदायक है, फल और फूल सभी, तो पोषण वाटिका में कुछ ऐसे पेड़, ऐसे कुछ सब्जी भी वो लगाएं ताकि बच्चों को लगातार पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री मिलती रहे। तो इस तरह कार्यक्रम विभाग की ओर से चलाए जा रहे हैं, और हमारा ज़्यादा कि हम जन जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब तक होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ हम काम नहीं करेंगे तब तक शायद हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे विभाग इसको लेके काफ़ी लगातार हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, पोषण ट्रैकर के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग हम करते हैं, हमें उससे डेटा उपलब्ध होता है, और राज्यों को समय समय पर राज्यों के साथ भी बैठक करके उन्हें भी हम जागरूक करते हैं, उनकी भी क्या स्थिति है निश्चित रूप से उसको बताते हैं, और भारत सरकार हमेशा आगे बढ़कर इसके लिए काम करेगी।
एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूँगी। 2047 विकसित राष्ट्र का सपना हम सभी देख रहे हैं और उसको पूरा करने में हर एक राज्य की अपनी भूमिका है। झारखंड की क्या कुछ भूमिका आपको नजर आती है 2047 में? बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि झारखंड जैसे समृद्ध प्रदेश निश्चित रूप से यहाँ पे अगर सही ढंग से राज्य सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, बेहतर ढंग से राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हो, तो आज इस प्रदेश के अंदर जो प्रचुर मात्रा में जो खनिज संपदा है, तो इसका सही ढंग से दोहन करे। आज राज्य सरकार मतलब इसका बेतरतीब तरीके से इस पर काम कर रही है। हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल। हमें आज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि ग्राउंड वाटर उसको भी, जल को भी सुरक्षित रखना है, और साथ साथ लोगों के लिए रोजगार की भी व्यवस्थाएं करनी है। तो बिल्कुल सभी को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत राज्य सरकार को एक निर्णय लेना होगा, और राज्य सरकार को सामूहिक रूप से कैसे और बेहतर हम कर सकते हैं, तो उसको काम करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार हमेशा आगे बढ़कर इन सारी चीज़ों को लेकर, भारत सरकार मदद के लिए आगे बढ़कर तैयार है। और हमें लगता है कि 2047 का लक्ष्य राज्यों से होकर ही गुजरता है, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि 47 जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी उसमें आगे बढ़कर काम करे, और भारत सरकार तो हमेशा से तत्पर है।